हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारा YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने लेक्चर 20 लिया था हमारे वीडियो सीरीज में और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को लगभग पैकअप कर दिया था, स्थिर वैद्युतिकी को। और मैंने आपको कल कहा था कि हम लोग जो नेक्स्ट सीक्वेंस में जो चैप्टर लेने वाले हैं वो हमारा चैप्टर डाई इलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर होगा। तो बच्चों, आज मैं डाई इलेक्ट्रिक और कैपेसिटर के साथ हमारा लेक्चर के सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं। हमारा ये वीडियो का जो सीरीज है ये 21वां लेक्चर है। और मैं अपने नए व्यूअर से सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और जो भी बच्चे हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो फिजिक्स का प्रिपरेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो मैं उन सभी बच्चों को बता दूं कि फटाफट आप अपने दोस्तों के बीच हमारे चैनल को शेयर कर दें, हमारे वीडियोज को शेयर कर दें और पहले लाइक कर दें हमारे वीडियोज को। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाई इलेक्ट्रिक। इसके ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो हमारे एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। और आज जो मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूं डाई इलेक्ट्रिक पे, ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, एकदम स्टार मार्क करके आज के क्वेश्चंस को समझना है। और आप सभी को मैं बता दूं कि मैं डेली लाइव मिलता हूं हमारे YouTube चैनल पे, एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल हमारे चैनल का नाम है। और डेली मिलता हूं रात के 8 बजे। जो भी बच्चे हमसे रात के 8 बजे जुड़ेंगे वो बच्चे हमें डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम वहां पर लाइव आकर के आपके क्वेश्चंस का रिस्पांस करते हैं। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए डाई इलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत पदार्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। ओके बच्चों, लेते हैं आज का पहला सवाल। और एक और बात मैं बता दूं कि अगर आप हमारे क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, डेली क्विज में, तो आप हमारे चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे वहां पे जाके सर्च ऑप्शन में एक्स्ट्रा स्कोर टाइप करिए, एक्स्ट्रा स्कोर टाइप करिए, हमारा चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पे। और वहां पे आप ज्वाइन क्लिक कर लीजिए और आप डेली क्विज में पार्टिसिपेट करिए और आप अपना स्कोर जो है डे के एंड में वोट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। चलिए पहला सवाल लेते हैं बिना देरी करते हुए। पहला सवाल क्या दिया हुआ है? पोलराइजेशन वेक्टर इज गिवन एज, यानी ध्रुवन सदिश दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है बेटा, हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि पोलराइजेशन वेक्टर को डिनोट करते हैं पी वेक्टर साइन से। कैसे डिनोट करते हैं? पी वेक्टर, कैपिटल लेटर पी वेक्टर, ओके, इस साइन से डिनोट करते हैं। और ये जो हमारा पोलराइजेशन वेक्टर होता है ये हमें दिया हुआ है किसका किसका रेशियो है। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो पोलराइजेशन वेक्टर जो बराबर होता है वो बराबर होता है किसके किसके? तो आप लिखेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ओके, अपॉन में हम लिखते हैं क्या? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, वॉल्यूम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। ओके बच्चों, यानी पोलराइजेशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक किसमें दिया है? ऑप्शन बी में। यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ध्रुवन सदिश को क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बटा परावैद्युत पदार्थ का आयतन। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या दे रखा है? एसआई यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज, यानी ध्रुवन सदिश का एसआई मात्रक है। बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा ध्रुवन सदिश होता है यानी पोलराइजेशन वेक्टर होता है वो बराबर होता है इंड्यूस्ड
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ओके, किसके बराबर होता है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और बटा में वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये बताया मैंने, ये देखिए ये पहला सवाल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो डायपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता था? आपको पता होना चाहिए। डायपोल मोमेंट का एसआई यूनिट होता था कूलॉम मीटर, ओके, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब को 2 बार में काटेगा तो ये कितना हो जाएगा? कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कूलॉम मीटर का पावर -2। ये हो गया हमारा एसआई यूनिट। ये हमारा क्या हो गया? एसआई यूनिट। तो जब भी हमें एसआई यूनिट निकालना हो, एसआई मात्रक निकालना हो, हमें बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमारा आंसर गलत नहीं होगा, हम हमेशा सही जवाब देंगे। तो यहाँ पे बताइए हमारा कौन सा आंसर मैच किया? ऑप्शन सी। कौन सा मैच किया? ऑप्शन सी। लेते हैं अगला सवाल, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी पोलराइजेशन वेक्टर से ही रिलेटेड है। क्या दे रखा है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज, यानी ध्रुवन सदिश का विमीय सूत्र है। क्या होता है विमीय सूत्र? फिर से सर वही सवाल को कैसे बनाएंगे? तो सर पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है उसका बेसिक फॉर्मूला, यानी ध्रुवन सदिश का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप विमीय सूत्र बता देंगे, ओके बच्चों, यानी आप डायमेंशनल फॉर्मूला बता देंगे। तो क्या होता है पी वेक्टर का? तो हमने अभी बताया सर, ये होता है पी वेक्टर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, ये होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उसको क्या लिखते हैं? Q इंटू 2L, ये लिखते हैं फॉर्मूला, और वॉल्यूम हमारा V हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। अब Q का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला 80। Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? 80। और 2L का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L। और वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L3। अब देखिए ये क्या बन गया? L3 ऊपर जाएगा तो L का पावर -2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि L का पावर -3 होगा। ये देखिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। ये देखिए ये L और L का पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये L का पावर -3। अब देखिए यहाँ -3 है और यहाँ +1 है, तो -3 + 1 कितना हुआ? -2 हो गया ना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? L का पावर -2, उसके बाद लिख दीजिए T, उसके बाद लिख दीजिए A। ये देखिए ये आपको डायमेंशन पता चल गया है। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? पी वेक्टर का, यानी किसका? ध्रुवन सदिश का। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। ओके बच्चों, लेते हैं अगला सवाल, चौथा सवाल क्या कह रहा है? Consider E vector is an electric field intensity in a medium having dielectric constant K. If absolute permittivity of free space is epsilon naught, then electric displacement vector is. यहाँ पे हमें electric displacement vector पूछा है, यानी परावैद्युतांक के वाले माध्यम में एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है यदि मुक्त स्थान की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है तो विद्युत विस्थापन वेक्टर होगा। क्या होगा? देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है उसको डी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी वेक्टर जो होता है वो बराबर होता है K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर। सिंपल, ये फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला वाला सवाल आपके बोर्ड में एग्जाम में आते हैं, ओके ना। तो कौन सा आंसर सही हो गया? ऑप्शन बी। ओके बच्चों, यानी विद्युत विस्थापन वेक्टर जो है, यानी विद्युत विस्थापन सदिश जो है वो किसके बराबर है? K एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर के बराबर है। बढ़ते हैं, लेते हैं पांचवा सवाल क्या कह रहा है? SI यूनिट ऑफ, क्या दे रखा है सवाल? देखिए SI यूनिट ऑफ
एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी इज, यानी परमाणु ध्रुवीकरण की एसआई मात्रक है। कौन सा एसआई मात्रक है बच्चों? याद करिए ऐसे सवाल, और ऐसे सवाल एग्जाम में खूब पूछे जाएंगे। परमाणु ध्रुवीकरण का एसआई मात्रक हमसे पूछा है, आंसर होगा मीटर क्यूब। आंसर क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। क्या आंसर होगा? मीटर क्यूब। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पांचवा सवाल हो गया। चलिए छठा सवाल, रिलेशन बिटवीन, क्या दे रखा है? रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जाई ई इज। इसको जाई बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं? जाई, XAI, ये जाई होता है। ओके, तो हमें के और जाई है ना, इसमें हमें रिलेशन बताना है। यानी अगर हिंदी में सवाल पढ़े तो हिंदी में क्या दिया हुआ है? परावैद्युतांक के और विद्युत प्रवृत्ति जाई ई, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को विद्युत प्रवृत्ति बोलते हैं। ओके, सो विद्युत प्रवृत्ति जाई ई में संबंध है। कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमें मेमोरी बेस्ड सवाल है ये, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप स्क्रीन पे फटाफट कमेंट में आंसर बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से। तो के बराबर हो जाएगा 1 प्लस जाई ई, ये ऑप्शन सही हुआ। ये ऑप्शन कहां दिया हुआ है? ऑप्शन बी में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, लेते हैं 7वां सवाल। ये देखिए 7वां सवाल क्या दे रखा है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज, यानी परावैद्युत सामर्थ्य का विमीय सूत्र है। बेटा परावैद्युत सामर्थ्य का जो विमीय सूत्र होता है, वो सूत्र, विमीय सूत्र बराबर होता है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला के, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, वही डायमेंशनल फॉर्मूला डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का भी होगा, यानी परावैद्युत सामर्थ्य का भी होगा। ठीक है, हमें ई ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ बताना है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताना है, उसका बीमीय सूत्र क्या होगा? तो सर जो बीमीय सूत्र ई का होगा वही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का बीमीय सूत्र होगा। तो ई के लिए क्या जानते हैं हम लोग? F/Q, और F का डायमेंशन क्या लिखते हैं? MLT-2, ये हो जाता है F का डायमेंशनल फॉर्मूला, और Q का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT। तो क्या बन गया ये? सर ये बन गया MLT का पावर -3 A का पावर -1। कौन सा मैच किया? ऑप्शन सी मैच किया। तो बच्चों ध्यान रखिए, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपसे पूछा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है, वो डायमेंशनल फॉर्मूला आप यूज करिए और आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट जो है हम आपको जब इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट डील करेंगे तब हम आपको बताएंगे। ओके, बढ़ते हैं। फिलहाल हमारे पास बीमीय सूत्र निकालना था तो हमने बता दिया। 7 का आंसर सी होगा, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या दे रखा है? 8वां सवाल दे रखा है, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, यानी ध्रुवीय अणु वे अणु होते हैं जिनमें क्या होता है? पहला ऑप्शन रीड करना पड़ेगा, हैविंग द परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, यानी अस्थाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण होते हैं। दूसरा ऑप्शन बी दिया हुआ है, हैविंग जीरो डायपोल मोमेंट, यानी शून्य विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं। तीसरा, एक्वायर द डायपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, यानी आवेश के विस्थापन के कारण विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त करते हैं। चौथा है, एक्वायर अ डायपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, यानी द्विध्रुव आघूर्ण तभी प्राप्त करते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित हो। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। बेटा जो ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान दीजिए,
पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास अपना परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, जिनके पास अपना परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, ऑलरेडी इसके पास खुद का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। तो ये ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, हैविंग द परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी अस्थाई विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण इसमें होते हैं। यानी ध्रुवीय अणु में, ध्रुवीय अणु ऐसे अणु होते हैं जिनके पास अस्थाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं। ओके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सवाल। ओके, बढ़ते हैं नवा सवाल। नवा सवाल में क्या बोला देखिए, नवा सवाल देखिए, नवा सवाल को हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं। क्या कह रहा है, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स विच हैव, यानी ध्रुवीय अणु वे अणु होते हैं जिनमें क्या होता है, ऑप्शन ए सिमेट्रिकल शेप यानी सममित आकार, ऑप्शन बी अनसिमेट्रिकल शेप, ऑप्शन बी क्या दे रखा है, अनसिमेट्रिकल शेप यानी असममित आकार, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी जो ध्रुवीय अणु होते हैं, उनके पास उनके जो शेप होते हैं, जो आकार होता है उनका, वो अनसिमेट्रिकल होता है। वो क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, यानी असममित आकार होते हैं उनके पास। यानी 9वां नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके बच्चों, चलिए चलते हैं 10वां और आज का आखिरी सवाल। आज का आखिरी सवाल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स विच हैव, यानी अध्रुवीय अणु वे अणु होते हैं जिनमें क्या होता है, ऑप्शन ए सिमेट्रिकल शेप, सर सिमेट्रिकल शेप होता है यानी सममित आकार होता है, ऑप्शन बी अनसिमेट्रिकल शेप यानी असममित आकार होता है, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों, यानी दोनों तरह के आकार हो सकते हैं, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ये हमारा कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यानी अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु ऐसे अणु को बोलते हैं जिनके शेप जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं, सिमेट्रिकल। तो 10 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिमेट्रिकल शेप यानी सममित आकार, सिमेट्रिकल शेप यानी सममित आकार। तो बच्चों आज हमने 10 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि आने वाले आपके बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में या किसी स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में या फिर एयरफोर्स के अगर एक्स ग्रुप का आप एग्जाम दे रहे हो, जो कि टेक्निकल पेपर होता है जिसमें फिजिक्स के 25 सवाल होते हैं, उसमें भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो उनके लिए भी ये सीरीज, वीडियो सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी वीडियो को देख सकते हैं। मैं खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों से बता दूं कि जो बिहार बोर्ड के बच्चे इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से मेरे को जहां तक उम्मीद है इन 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ये मैं आज ही बोल रहा हूं इस बात को। ओके, तो चलिए इस तरह से आप अपना मेहनत को जारी रखिए, हमारे वीडियो सीरीज को आप लगातार देखते रहिए। लेक्चर 1 से जो भी नए व्यूअर जुड़े हैं वो आज का वीडियो देखने के बाद लेक्चर 1 से देखिए चीजों को, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है सही तरह से समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो आज का जो सीरीज है लेक्चर 21वां, जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया है, उसको मैं आज फिनिश अप कर रहा हूं। कल कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के मिलूंगा आपसे रात के 8 बजे हमारे ही चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। और जो भी बच्चे क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, एक्स्ट्रा स्कोर टाइप करिए, हमारा चैनल है, आप ज्वाइन करिए और डेली क्विज में पार्टिसिपेट करिए और अपना कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करिए। ओके बच्चों, चलिए हम आपके अच्छे रिजल्ट की शुभकामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो देख करके आप सेटिस्फैक्शन फील करते होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन।